बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मैं मुशर्रफ महमूद CMM लेक्चर से आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खुश खुरम होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश खुरम रखे और दूसरों में भी खुशियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। हमारा आज का मौजू आपके सामने है जी, साले दवम मुतालिया पाकिस्तान, बाब नंबर 9, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुआशी मनसूबाबंदी और तरक्की। इस सिलसिले का तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर हो चुके। पहले दो लेक्चर्स में हमने देखा कि मुआशी मनसूबाबंदी क्या होती है, ज़री तरक्की की क्या अहमियत है। दूसरे लेक्चर में हमने सनदी तरक्की के बारे में पढ़ा। आज तीसरे लेक्चर में हम देखेंगे कुदरती वसाइल क्या है और कुदरती ज़राए का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जा सकता है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले देखें कुदरती वसाइल होता क्या है। कुदरती वसाइल ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पर पैदा किए हों, यानी वो इंसान की बनाई हुई चीज़ ना हो, इंसान की मैन्युफैक्चरिंग ना हो, इंसान की साख्त ना हो, इंसान की बनाई हुई ना हो, तो हर उस चीज़ को कुदरती वसाइल कहेंगे। यानी वो चीज़ें जो इंसान को कुदरती तौर पर दस्तयाब हो गई, ज़मीन से, पहाड़ों से, दरियाओं से, समुद्रों से, तो उनको कह देंगे हम कुदरती वसाइल। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल वसी मुल्क है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से कुदरती वसाइल अता फरमाए हैं। इतने कुदरती वसाइल पाकिस्तान को दिए गए हैं कि बहुत कम मुल्कों के पास इतने ज़्यादा कुदरती वसाइल मौजूद है। मगर बदकिस्मती ये है कि हम उनसे उस तरह से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे जिस तरह से उठाना चाहिए था। आज का लेक्चर इसी बारे में। तो हमारे मुल्क में कौन से कुदरती वसाइल है? सबसे पहले तो अफरादी कुव्वत, यानी काम करने वाले इंसान। हमारे मुल्क की आबादी ज़्यादा है। आप यूँ देखें, सेंट्रल एशिया की जो रियासतें हैं, 6 रियासतें वस्त एशिया की, उनका रकबा पाकिस्तान से 6 गुना ज़्यादा है, लेकिन उन 6 रियासतों की मजमूई आबादी पाकिस्तान से निस्फ है, बल्कि निस्फ से भी थोड़ी कम है। तो इस तरह पहले तो है अफरादी कुव्वत, यानी हमारे यहाँ काम करने वाले अफराद मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। उनमें हुनरमंद भी हैं, गैर हुनरमंद भी हैं। सबसे बड़ी अफरादी कुव्वत हमारे यहाँ दरियाओं का एक बड़ा निज़ाम मौजूद है, और फिर दरियाओं से निकलती नहरों का दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे वसी नहरी निज़ाम भी पाकिस्तान के पास है। हमारे पास पहाड़ है, पहाड़ों के बड़े बड़े सिलसिले हैं। दुनिया का दूसरा बड़ा पहाड़ी सिलसिला K2B पाकिस्तान में है। बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिले पाकिस्तान में वाक़या है। पाकिस्तान उन मुल्कों से है जिनको समंदर का साहिल मुयसर है। जिस आप जानते हैं अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया, उनको समुद्री रास्ता नहीं लगता, वो पाकिस्तान के रास्ते तिजारत करते हैं। तो एक बड़ी नेमत पाकिस्तान में समंदर, यहाँ सहरा मौजूद है, बड़े बड़े सहरा मौजूद है जिसमें अपने वसाइल होते हैं। वसी जंगलात हैं जिसमें तरह तरह के घने दरख्त मौजूद हैं। हमारे पास बड़े बड़े मैदान मौजूद हैं काश्तकारी के लिए। जरखेज मट्टी मौजूद है जिसमें बहुत ज़्यादा, आप समझ लें, उसमें अच्छी फसल होती है। मादनी वसाइल मौजूद हैं जो पहाड़ों से जिप्सम है, क्रोमाइट है, इस तरह की चीज़ें। हैवानी वसाइल, हमारे यहाँ जानवरों को खेती बाड़ी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, बाल बर्दारी के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, और हलाल जानवर खुराक के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। तो ये सारे के सारे कुदरती वसाइल हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाए हैं, और पाकिस्तान में ये सारे वसाइल दस्तयाब हैं। याद रखिए, किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए कुदरती वसाइल की बड़ी खास अहमियत होती है। जिस मुल्क में कुदरती वसाइल हो और उसके पास उन कुदरती वसाइल को इस्तेमाल करने की सलाहियत भी मौजूद हो और उनको सही तरह से इस्तेमाल किया जाए, तो मुल्क तरक्की कर जाते हैं, तरक्की याफ्ता हो जाते हैं, आगे निकल जाते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों की निस्बत तेजी से तरक्की कर जाते हैं। ज़रूरत इस बात की होती है कि कुदरती वसाइल से सही तरह से मुस्तफीद हुआ जाए, यानी इस्तिफादा हासिल किया जाए। ज़रूरत इसी उम्र की है जो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि मुल्क की तरक्की के लिए जो हमारे पास वसाइल हैं, हम इनका भरपूर इस्तेमाल करें ताकि इनसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सके, और न सिर्फ फ़ायदा उठा सके
बल्कि उसके जरिए मुल्क की तरक्की की जानब भी आगे बढ़ सके। लेकिन एक और मसला है, पहली बात की कुदरती वसाइल तो हैं, लेकिन हम उनका सही तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारे पास वो मशीनरी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, वो अफरादी कुव्वत नहीं है, वो इक्विपमेंट नहीं है कि हम उन वसाइल का सही इस्तेमाल कर सकें। तो पहली बात तो वसाइल से इस्तेमाल हो नहीं रहे, और जो हो भी रहे हैं तो उनका भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा। वजूहत हुई हैं जॉब कोर्स की, लेकिन इससे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि कुदरती वसाइल जाया हो रहे हैं, यानी वो हमारे काम भी नहीं आ रहे हैं, हमारे इस्तेमाल भी नहीं आ रहे, उनका ज़िया हो रहा है। हमें जब कुदरती वसाइल से भरपूर फ़ायदा उठाना होगा, वह ये अमर भी बहुत ज़रूरी है कि उन कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको महफूज किया जाए, ताकि सिर्फ हम ही नहीं, हमारी आने वाली नस्लें भी उन कुदरती वसाइल से फ़ायदा उठा सके। इसके लिए हमें कुछ फौरी इक़दाम करने होंगे कुदरती वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो अगला टॉपिक हमारा यही है कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जाए। आपकी किताब में 7 पॉइंट्स दिए हुए हैं, मैंने उसी तरतीब से लिखे, लेकिन हेडिंग्स बना दी हैं आपकी सहूलत और आसानी के लिए। हम वो क्या इक़दाम करें कि कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ हो सके। सबसे पहली बात यह है कि हमें काश्तकारी के जदीद तरीके अपनाने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ काश्तकार जो है वो नाखानदा है, अनपढ़ भी है, गैर तजर्बाकार भी है, उसके पास लेटेस्ट मशीनरी नहीं है, यानी आप ट्रैक्टर कह लें, ट्यूबल कह लें, मशीनरी थ्रेशर कह लें, इस तरह की चीज़ें भी नहीं है, और फिर माली वसाइल भी नहीं है, वो गरीब भी है, वो पसमानदा भी है। नतीजा ये है कि वो काश्तकारी के पुराने तरीके इस्तेमाल करता है, फरसूदा तरीके इस्तेमाल करता है, और भरपूर मेहनत के बाद भी जमीन से वो फायदा नहीं उठा पाता जो होना चाहिए। यानी वो पैसा तो लगा रहा है, उस पर मेहनत भी कर रहा है, मगर आउटपुट वो नहीं हो रहा, फसलें उस तरह से नहीं आ रही। जरूरत है कि काश्तकार तालीम याफ्ता हो, उसके पास सरमाया हो, उसके पास सलाहियत हो, तजर्बा हो, फनी तजर्बा हो, ताकि वो जमीन से भरपूर इस्तेफादा कर सके। ये कुदरती वसाइल तो है, लेकिन इस्तेफादा नहीं हो रहा, तो हमें काश्तकारी के जदीद तरीके अपनाने की जरूरत है। इसी पहले पॉइंट में एक और बात की गई कि हम ईंधन के लिए लकड़ी के इस्तेमाल के चारे के लिए जंगलात को ज़ाया कर रहे हैं, जंगलात को ख़त्म किया जा रहा है, काटा जा रहा है, दरख्त काटे जा रहे हैं, हमें इमारती लकड़ी चाहिए, हमें जलाने की लकड़ी चाहिए, फिर हमने पार्क्स बना दिए, रिजॉर्ट्स बना दिए, शिकार गाहें बना दी, बड़े बड़ी तफरी गाहें बना दी जंगलात में, जिसका नतीजा ये है कि जंगलात का रकबा तेजी से कम हो रहा है। हमें जंगलात के भी तहफ़्फ़ुज़ करने की जरूरत है। इस तरह आपको यकीनन पता होगा, एक असूल है जोग्राफी का कि जो आपका ज़मीन का कुल रकबा है उस पर कम से कम 1/4 यानी 25% रकबे पर जंगलात होने चाहिए, मगर हमारे यहाँ सिर्फ 6% यानी 25% होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ सिर्फ 6% रकबे पर जंगलात हैं। और तशवीश की बात यह है वो भी तेजी से कम कर रहे हैं, हम जंगलात को खत्म कर रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, उस जमीन को दूसरे मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमें जंगलात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा ताकि हमारी आबो हवा मुतदिल रहे। हमें काश्तकारी के जदीद तरीके अपनाने होंगे ताकि हम जमीन से ज्यादा फायदा हासिल कर सकें। दूसरा पॉइंट है जी पानी का ज़िया और दरियाओं की आलूदगी। बदकिस्मती से हम जरी मुल्क है, हमें पानी की शदीद जरूरत है, लेकिन जरूरत के मुताबिक डैम्स नहीं बनाए गए। डैम का बुनियादी मकसद क्या होता है कि फालतू पानी को जखीरा कर लिया जाए, स्टॉक कर लिया जाए, स्टोर कर लिया जाए। उसके लिए बड़े डैम बनाए जाते हैं, छोटे डैम बनाए जाते हैं, ताकि जरूरत के वक्त उस पानी को इस्तेमाल किया जा सके। मगर बदकिस्मती से सदर अयूब खान के दौर में तो 2 डैम बने, मंगला डैम, तरबेला डैम, उसके बाद कोई बड़ा डैम नहीं बनाया गया। यानी 65-66 के बाद कोई डैम बना ही नहीं, ना बड़ा ना छोटा। तो उससे क्या है कि पानी का ज़िया हो जाता है। जो बारिशों का पानी हमारे पास आता है हम उसको स्टॉक नहीं करते, वो दरियाओं से होता हुआ समंदर में बह जाता है, हमारे किसी काम नहीं आता। और ज़हन में रखें, भारत
भी इसी बात को बुनियाद बनाकर हमारा पानी रोक लेता है कि पाकिस्तान के पास जो दस्तयाब पानी है वो उसको भी ज़ाया कर रहा है, तो उसको मजीद पानी की जरूरत नहीं है। जरूरत इस बात की थी कि हम पानी के ज़िया को रोकते, डैम बनाते, स्टोरेज के लिए बड़े छोटे डैम बनाते, ताकि पानी हमारे पास वाफर मिकदार में मौजूद होता, हस्बे ज़रूरत हम उसको इस्तेमाल कर सकते, ज़मीनों से ज़्यादा फायदा उठा सकते। मगर बदकिस्मती से ऐसा नहीं है। फिर दूसरी बात, कीमियाई खादों से जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उससे हमारे शहर भी आलूदा हो रहे हैं, हमारी फिजा भी आलूदा हो रही है, हमारे दरिया भी आलूदगी का शिकार है। ये कीमियाई खादें, एक तो जो फसलों को डालते हैं, फिर इंडस्ट्री में जो वेस्ट इस्तेमाल होता है, जहरीला वेस्ट, वो सारा का सारा काम करते हैं वो दरिया में बहा देते हैं। उससे क्या होता है, पहली बात तो आबी मखलूक को शदीद खतरात है, मछलियां मर जाती हैं, बड़ी नस्लें उनकी तबाह हो जाती हैं, दरिया का पानी जहरीला हो जाता है, दरिया का पानी नाकाबिले इस्तेमाल हो जाता है। तो हमें दरियाओं की पहली बात हमें पानी को स्टॉक करना होगा, जखीरा करना होगा, और दूसरी बात जो पानी मौजूद है उसको आलूदगी से बचाना होगा। इसके लिए हुकूमत को भी काम करना होगा, कवानीन बनाने होंगे, और हमें जाती तौर पर भी इस चीज का ख्याल रखना होगा कि पानी को आलूदा ना किया जाए। थर्ड पॉइंट है जी जंगलात का मुसलसल कटाव। आपको पहले भी अर्ज किया कि बजाय इसके जंगलात 25% होने चाहिए, हमारे यहाँ सिर्फ 6% है। बजाय इसके कि जंगलात के रकबे को बढ़ाएं, उसमें इजाफा करें, हम उनको मजीद काटते चले जा रहे हैं। सब जरूरत के लिए हमने इंडस्ट्री लगानी होती है, उसके लिए जगह चाहिए, रिहाइश के लिए जगह, हमारी क्योंकि आबादी तेजी से बढ़ रही है, हमें रिहाइश के लिए जगह चाहिए, हम जंगलात को खत्म कर रहे हैं, कॉलोनियां बना रहे हैं, कारोबारी जरूरत के लिए कॉलोनियां बन रही हैं, रिजॉर्ट्स बन रहे हैं, टाउन्स बन रहे हैं, इंडस्ट्रीज लग रही हैं, शिकारगाहें बन रही हैं। नतीजा क्या है, हम दरख्तों को काट रहे हैं, जंगलात को खत्म करते चले जा रहे हैं, और जंगलात को आबादी का हिस्सा बनाते चले जा रहे हैं। नतीजा यह है कि जंगलात जरूरत से कम होते चले जा रहे हैं। अब जानते हैं जब जंगलात ज्यादा होते हैं, दरख्त ज्यादा होते हैं, तो दरख्त ऑक्सीजन बनाते हैं, आपकी आबो हवा को साफ करते हैं, आपकी आबो हवा को लतीफ करते हैं, आबो हवा में ऑक्सीजन की मिकदार बढ़ाते हैं, आबो हवा को मुतदिल रखते हैं। कब? जब जंगलात ज्यादा हो। हमारे यहाँ जो मौसमी तब्दीलियां आ रही हैं, हवा आलूदा है और गर्मी बढ़ रही है, उसकी एक बुनियादी वजह यही है कि हमारे मुल्क में दरख्त और जंगलात की कमी है। और मैं बार बार अर्ज कर रहा हूँ, न सिर्फ कमी है, हम उसको मजीद कम करते चले जा रहे हैं। तो हम इस तरफ भी खास ध्यान देना। चौथा जी जमीन का बचाव। हम जमीन को भी बहुत ज्यादा यूटिलाइज कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। किस तरह से? वही बात, जब आप बड़ा डैम बनाते हैं तो उसके लिए आपको बहुत सी वसी रकबा चाहिए होता है, उस पर आपने डैम बना दिया, पानी स्टॉक कर लिया, आपने इंडस्ट्री लगाई, उसके लिए बड़ी जगह चाहिए। तो रिजल्ट क्या है कि काश्त के लिए जो दस्तयाब रकबा है वो कम होता चला जा रहा है। देखिए, आप सब जानते हैं हमारी आबादी बढ़ रही है, देखिए रकबा तो उतना ही है, पाकिस्तान का जरी रकबा तो उतना ही है, जिस पर फसल काश्त होगी और हम खाएंगे, अनाज पैदा करेंगे, तो जरी रकबा तो उतना ही है। लेकिन आबादी मुसलसल बढ़ रही है, यानी इस हिसाब से भी क्योंकि आबादी बढ़ रही है तो दरअसल जरी रकबा हमारा कम होता चला जा रहा है। मजीद जरूरी है कि उसी रकबे पर हमने डैम भी बनाने, हमने सनतें भी बनानी है, हमने रिहायशी कॉलोनियां भी बनानी है। नतीजा क्या है कि जरी रकबा मजीद कम होता चला जा रहा है। हमें जमीन को बचाना होगा, जमीन का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा, वरना बड़ी खतरनाक सूरत हाल पैदा हो सकती है। पांचवें जी जहरीली अद्वियात के नुकसान। ज्यादा अच्छी फसल के लिए स्प्रे किए जाते हैं, अद्वियात का स्प्रे किया जाता है, और ज्यादातर वो जहरीली अद्वियात ही होती है ताकि कीड़े मकोड़ों को तल्फ कर सके, मार सके। इससे बहुत ज्यादा नुकसान होता है। देखिए, स्प्रे करना हमारी मजबूरी है, स्प्रे नहीं करेंगे तो जहरीली जो चीजें हैं, अशरात है, वो फसल को तबाह कर देंगी। स्प्रे तो करना है, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है? उससे ऐसे अशरात जो इंसानों के लिए मुफीद हैं, जो फसलों के लिए मुफीद है, उन मुफीद हशरात का भी खात्मा हो जाता है। यानी सिर्फ वो हशरात नहीं मरते जो फसलों के लिए नुकसानदेह हैं, जो फसलों के लिए मुफीद है वो भी मर जाते हैं।
एक और बहुत बड़ा नुकसान होता है, जब आप फसल पर स्प्रे करते हैं तो उसके असरात फसल पर भी पड़ते हैं। हम जो गंदम खाते हैं, जो चना खाते हैं, जो अनाज खाते हैं, उस पर स्प्रे किया होता है, वही स्प्रे शुदा खुराक हमारे अंदर जाती है तो यकीनन उसके जहरीले असरात मुरतब होते हैं। तो जहरीली अद्वियात का इस्तेमाल जरूरी तो है, लेकिन हम कोशिश करें कि कम से कम जहरीली अद्वियात इस्तेमाल करें। कुदरती वसाइल को, यानी पानी को, गोबर, खाद, इन चीज़ों को ज़्यादा इस्तेमाल करें। जहरीली अद्वियात और जहरीली खादों का इस्तेमाल कम से करें। ये हमारी ज़मीनों को भी तबाह कर रही हैं, हमारी सेहत को भी तबाह कर रही है। छठा जी, कुदरती वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल। अल्लाह ताला ने हमें बहुत से शानदार कुदरती वसाइल दिए हैं। कुछ का जिक्र तो ऊपर आ गया, लेकिन कुछ ऐसी हैं जो ज़मीन के अंदर होते हैं कुदरती वसाइल। उसमें मसलन क्या है, उसमें लोहा है, जिसका बहुत लोहा है, क्रोमाइट है, तांबा है, नमक है, चूना है, जिप्सम है, संगमरमर है, चीनी जिसके ये बर्तन बनते हैं, अच्छी मिट्टी है, कोयला है, गैस है, खाम तेल वगैरह। ये वो मदनियात हैं या वसाइल हैं जो ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, इनका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल। देखिए अज़ीज़ तलबा, जो हमें वसाइल मिले सिर्फ हमारे लिए नहीं है, उस पर सिर्फ हमारा हक नहीं है, हमारी आने वाली नस्लों का भी हक है। हम उनका बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और ज़्यादा खतरे की बात यह है कि हम उससे तरफ फ़ायदा भी नहीं उठा रहे। मतलब हम कुदरती वसाइल को ज़ाया ज़्यादा कर रहे हैं, उससे फ़ायदा कम उठा रहे हैं। नतीजे खतरा है कि कुदरती वसाइल के बेतहाशा इस्तेमाल से कमियाब, यानी इनके कम होने का खतरा है। ऐसा ना हो कम हो जाए, खत्म हो जाए। शापर्स की जिप्सम है, कोयला है, क्रोमाइट है, तेल है, गैस है, ऑयल है, इन ज़खायर को हम खत्म करते जा रहे हैं। पहली बात, इसका कम इस्तेमाल करें ताकि वसाइल का ज़ख़ीरा रहे, और फिर उसका बेहतर इस्तेमाल। हम इन वसाइल का इस्तेमाल कम करते हैं, ज़ाया ज़्यादा करते हैं। आपको आसान सी मिसाल दूं समझाने के लिए। छोटे बच्चे को आप मुंह धोता देखिए ना, वो मुंह धोने में पानी कम लगाता है, पानी ज़ाया ज़्यादा करता है। तो बिल्कुल वही बात हम उसी तरह से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास वो ट्रेनिंग नहीं है, वो तरबियत नहीं है, जदीद मशीनरी नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है। तो जिन वसाइल को हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका ज़्यादा कर रहे हैं, इस्तेमाल कम कर रहे हैं। मौसर मनसूबाबंदी करने की जरूरत है कि वसाइल के बेदरेग इस्तेमाल से बचा जाए, कम इस्तेमाल किया जाए, और जिन वसाइल को इस्तेमाल करें उनका भरपूर इस्तेमाल करें, वो वसाइल ज़ाया ना। आखिरी पॉइंट जो आपकी किताब में बताया गया वो है इंसान की तसाहिल पसंदी, सुस्ती। अजीज तुलबा, साइंस नई नई ईजादात, नित नई नई ईजादात हो रही हैं। यकीनन इंसानी जिंदगी बहुत ज़्यादा आरामदेह हो गई, मुशक्कत नहीं रही। आप एक एसी का बटन दबाते हैं, आपका कमरा ठंडा हो जाता है। सर्दियों में अगर इन्वर्टर है तो फिर आप एक और बटन दबाते हैं, आपका कमरा गर्म हो जाता है। एक छोटा ओवन है, उसमें आप चीज़ डालते हैं, गर्म हो जाती है। फ्रिज है, उसमें आप चीज़ डालते हैं, ठंडी हो जाती है। और इकट्ठा खाना बनाकर, आटा गूंद कर फ्रिज में रख देती हैं। सहूलत तो है। वॉशिंग मशीन है, ऑटोमेटिक है, आपने कपड़े डाले और जनाब वो जो पूरे दिन का प्रोसेस होता था इतना मुख्तर हो गया, तो फ़ायदा तो हुआ। कैलकुलेटर है, कंप्यूटर है, बड़ी आसानी के लिए पहले चीज़ याद रखते थे, वो अलार्म लगा लेते हैं। उससे फ़ायदा तो हुआ है इंसानी ज़िंदगी को, लेकिन हकीकत है कि इंसान सुस्त हो गया। वो जो पहले जिस्मानी मेहनत किया करता था इंसान, अब वो जिस्मानी मेहनत का आदी ना रहा, वो सुस्त हो गया। उसको एसी ने, उसको हीटर ने, उसको गीज़र ने, गर्म पानी ने, उसको फ्रिज ने, उसको बड़ी बड़ी गाड़ियों ने, जहाज़ों ने सुस्त कर दिया। अब देखिए अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ शरीफ चल रहा है, क्या करते हैं, रोज़ा तो अपने आप को मुशक्कत में डालने का नाम है। हम सारा दिन एसी कमरे में पड़े रहते हैं, टेलीविजन चल रहा है, नेट, या तो हम लैपटॉप पे नेट लगाए बैठे हैं, एक टेलीविजन पे चैनल देख रहे हैं, ऐसी कमरे में पड़े हैं। जनाब रोज़ा है ना, कोई काम नहीं करना। तो रोज़ा इस चीज़ का नाम तो नहीं था, अगरचे सवाब यकीन मिलेगा, रोज़ा नाम था अपने आप को मुशक्कत में डालने का। लेकिन आज का इंसान साइंसी तरक्की में आकर तसाहुल पसंद हो गया है, वो मुशक्कत का आदी होकर नहीं रहा। वो इतना सुस्त हो गया है कि अपनी सेहत से भी गाफिल हो गया है और कुदरती ज़राए की हिफाजत से भी गाफिल हो गया है। ऐसा ना हो कि इंसान की सुस्ती उसको ले डूबे,
वो कुदरती वसाइल को ज़ाया कर दे। अगर हम कुदरती वसाइल को यूँ ज़ाया करेंगे तो याद रखें हम अपनी आने वाली नस्लों के भी मुजरिम होंगे कि हमने उनके वसाइल को भी बेताशा बेदरे इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करें, मुनासिबत इस्तेमाल करें, और जिन वसाइल को इस्तेमाल करें वो भी इस तरह हो कि हम उनसे भरपूर फ़ायदा हासिल करें। वसाइल का ज़िया कम हो और मुफीद इस्तेमाल ज़्यादा। तो ये इस बात का लेक्चर था, कुदरती वसाइल क्या होते हैं, पाकिस्तान में कौन कौन से कुदरती वसाइल हैं, कुदरती वसाइल की अहमियत क्या है, और कुदरती वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से किया जा सकता है। लेक्चर यह मुकम्मल हुआ जी। नए लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह।